तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 14.1 को सोल्व किया था और आज हम बहुलक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? सबसे पहले देखेंगे कि बहुलक का मतलब क्या है ना? बहुलक यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? और जो क्लास 9th में बहुलक पढ़ा था और जो क्लास 10th में बहुलक पढ़ेंगे इनमें अंतर क्या है? उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर लास्ट में वीडियो के सबसे लास्ट में हम इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ये देखेंगे इसका फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है? तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जो भी आपको लिखवाया जाए वो साथ-साथ लिखिएगा। समझ में आ गई? ठीक है? चलो फिर। सबसे पहले हेडिंग ढाल लो बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं मोड। ठीक? चलो जी। तो बहुलक का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है बहुलक, बहुल। बहुल का मतलब होता है ज़्यादा। क्या मतलब होता है? ज़्यादा। ठीक है? तो बहुलक जो है वो सांख्यिकी में जो आंकड़े बार-बार आते हैं ना, जो ज़्यादा बार आते हैं, उनको हम बहुलक बोल देते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार इसकी। वे आंकड़े वे आंकड़े जो अधिक बार आएँ या फिर ज़्यादा बार आएँ, वो क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। या फिर कह लो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, रिपीटेशन, वही बात होगी ना, जिनकी रिपीटेशन ज़्यादा हो, जिनकी बारंबारता ज़्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? एग्ज़ाम्पल देख लो, जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ एक आंकड़े हैं, जैसे 1, 1, 2, 5, 7, है ना? इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? कौन से आंकड़े हैं जो ज़्यादा बार आ रहे हैं? आप कहोगे जी 1 आ रहा है ना? तो बहुलक क्या हो गया इसका? बहुलक हो गया 1, क्योंकि 1 ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 2, 5, 5, 7, 7, 7। इस आंकड़े का बहुलक क्या है? ये जो मैंने आपको डाटा दिया है, इस डाटा में बहुलक क्या है? आप कह दोगे बहुलक होगा जी हमारा 5, है ना? तो इसी को हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है? एक पूछें और, जैसे मान लो कि मैंने आपको आंकड़े दे दिए कुछ इस तरीके से, 3, 3, 4, 4, 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुलक बताओ, बहुलक क्या है? तो इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक 3 भी होगा और 4 भी होगा, दोनों के दोनों बहुलक होंगे, क्योंकि 3 भी 2 बार आया और 4 भी 2 बार आया, है ना? ऐसा नहीं होता कि इसका हम एवरेज निकाल लेते, नहीं। बहुलक में 1 भी बहुलक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी बहुलक हो सकते हैं, है ना? अच्छा, एक और बात, एक लास्ट एग्ज़ाम्पल और, जैसे मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया, 3, 3, 4, 4, 5, 5। अब इसमें बहुलक क्या है? इसमें बहुलक क्या है बताइएगा एक बारी? इसमें बहुलक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? आप में से कई कहेंगे कि 3, 4, 5 सारे के सारे बहुलक हो गए, नहीं। बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आए। अब यहाँ पे तो सारे के सारे सेम बार आ रहे हैं, है ना? तो इसमें बहुलक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 और 6 लिख दूँ, सिर्फ़ 1, 6 लिखा, तब आप यहाँ पे कह सकते हो जी इसका बहुलक 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, क्योंकि ये ज़्यादा बार आ रहे हैं, है ना? सभी अगर बराबर ही आ गए, मान लो ये सभी यहाँ पे बराबर आ गए, तो इसमें बहुलक क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बहुलक का मतलब क्या? जो ज़्यादा बार आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। अब यहाँ पे सारे के सारे बराबर ही आ गए, तो इसमें बहुलक नहीं होता। समझ में आ गई? जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा बहुलक हो ना, जैसे ये आंकड़े हैं, ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, इसके अंदर 2 बहुलक हैं, एक तो 3 और एक 4। तो इनको हम बोलते हैं बहु-बहुलकीय आंकड़े। बहु-बहुलकीय बहुलकीय आंकड़े। ठीक है? ऐसे आंकड़े जिसके अंदर 1 या 1 से ज़्यादा बहुलक हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहु-बहुलकीय आंकड़े। अच्छा, इन आंकड़ों के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। बहु-बहुलकीय आंकड़ों के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन आएँगे जिसमें सिर्फ़ 1 ही बहुलक हो, है ना? 2 बहुलक, 3 बहुलक, 4 बहुलक, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएँगे। समझ पा रहे हो? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे जिसमें सिर्फ़ 1 ही बहुलक हो,
एक या एक से ज़्यादा बहुलक वाले क्वेश्चन आपसे क्लास 10th के लेवल पर नहीं पूछे जाएँगे। क्लास 11th में अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तब आपसे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने बात किया रॉ डाटा की। जब आपको जो डाटा है वो रॉ फॉर्म में दिया हो, है ना? यथा प्राप्त आंकड़ों की, यथा प्राप्त आंकड़े, इसकी बात की हमने। ठीक है, उसमें कैसे बहुलक प्राप्त करते हैं? भई आप ये देख लो कि कौन-सा ज़्यादा बार आ रहा है, वो इसका बहुलक हो गया। बहुत ही सिंपल था, है ना? अब अगर आपको आंकड़े दिए हों अवर्गीकृत में, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, आंकड़े किसमें दिए हों? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में, बारंबारता बंटन में। अगर आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में डाटा दिया हो, तो आप उसका कैसे बहुलक निकालोगे वो देखना है। ठीक है? पहले इतना नोट कर लो, अगर आप नोट कर रहे हैं तो। ठीक? देखो, अगर आपको डाटा दिया है अवर्गीकृत रूप में यानी अनग्रुप्ड फॉर्म में, मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दिया मार्क्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टूडेंट। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ मार्क्स लिख दिया मैंने 10 मार्क्स, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 नंबर का टेस्ट था और उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क्स लिख दिए। अब 10 मार्क्स लाने वाले 3 विद्यार्थी थे, 20 मार्क्स लाने वाला एक ही विद्यार्थी था, 30 मार्क्स लाने वाले 0 विद्यार्थी हैं, 40 मार्क्स लाने वाले 7 विद्यार्थी हैं, 50 मार्क्स लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 60 मार्क्स लाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 70 मार्क्स लाने वाले 1 विद्यार्थी है, 80 मार्क्स लाने वाले मान लो 8 विद्यार्थी हैं, 90 मार्क्स लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं और 100 मार्क्स लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं। ठीक है? अब मैं आपसे पूछूँ कि बहुलक बताओ इसका, बहुलक। इन आंकड़ों का बहुलक बताओ। तो बहुलक क्या होता है कि वे आंकड़े जो ज़्यादा बार आएँ या फिर जिनकी बारंबारता ज़्यादा हो। यही बात मैंने लिखवाई थी ना, जिनकी बारंबारता क्या हो? ज़्यादा हो। अब ध्यान से समझिए, 10 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। अगर मैं इसको रॉ डाटा में चेंज करूँ, तो 10 को मैं कितनी बार लिखूँगा? 3 बार लिखूँगा ना ऐसे 10, 10, 10 या फिर ऐसे लिखूँगा मैं 3, 3, 3 ऐसे तो नहीं लिखूँगा ना। 10 को 3 बार लिखने का मतलब ये हो गया कि भैया 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 10 मार्क्स आए, तो इसलिए मैंने 10 को 3 बार लिखा। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर 20 को 1 बार लिखना है, 20 को 1 बार, 30 को 0 बार, 30 को आए नहीं है ना किसी का, तो 30 को लिखना ही नहीं है, 40 को 7 बार, 40 को 7 बार। इस तरीके से, है ना? तो इस तरीके से अगर मैं रॉ डाटा में लिखूँगा, तो सबसे ज़्यादा बार कौन-सा नंबर आया, सबसे ज़्यादा बार कौन-सा आंकड़ा आया, वो बताना है। अब कहेंगे जी सबसे ज़्यादा बार 40 आया, कैसे पता चला? यहाँ से पता चला, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे 7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना किसकी? 40 की, तो मैं कहूँगा कि 40 जो है वो हमारा क्या हो गया? बहुलक हो गया। 40 क्या हो गया अभी हमारा? बहुलक। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी बहुलक होगा वो डाटा पॉइंट्स में से ही आएगा हमेशा। एक्सआई में से ही बहुलक आता है, फ्रीक्वेंसी में नहीं आता। फ्रीक्वेंसी का तो मतलब होता है कि कितनी बार आया है। जैसे यहाँ पे 7 लिखा है ना, तो 7 का मतलब है कि 40 7 बार लिखा गया, ठीक है? तो यहाँ पे 40 आपका क्या हो गया? बहुलक हो गया। 40 क्या हो गया? बहुलक। ये तो बात हमने कर ली अवर्गीकृत बारंबारता बंटन की। दो 2 तरीके की डाटा की बात कर ली। एक तो रॉ डाटा की, रॉ डाटा में कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है कि कौन-सा ज़्यादा बार आ रहा है ना? वो आपका बहुलक हो गया। और अगर आपको डाटा दिया है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया है, तो आप ये देख लो कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वही उसका बहुलक होगा। क्योंकि उसका मतलब ये हो गया ना कि 40 7 बार आ लिया। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम बात करते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन की। वर्गीकृत बारंबारता बंटन, इसकी बात करते हैं। ठीक है? मतलब अगर आपको डाटा दिया ग्रुप फॉर्म में, जैसे मान लो यही जो डाटा है मैं, इसी को डाटा को मैं ग्रुप फॉर्म में बना देता हूँ। ग्रुप फॉर्म में कैसे? लेट्स से कि मैंने 10-10 का ग्रुप बना लिया। 10-10 का बना लो या फिर हाँ, 10-10 का ही ठीक है। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ऐसे बना लिया मैंने डाटा। ठीक है? 10 से 20 में कौन-सा काउंट होगा? सिर्फ़ 10 वाला ही काउंट होगा।
मैं 10 से 20 का नहीं बना रहा भाई, मैं थोड़ा 10 से 20 का बनाऊंगा तो फिर ज़्यादा लंबा पड़ गया। काउंट तो फिर वही 10 वाले होंगे ना, 20 वाले तो काउंट होंगे ही नहीं। तो एक काम करता हूँ, 10 से 20 का नहीं बना रहा हूँ मैं, कोई और डाटा ले लेता हूँ। वर्गीकृत में कोई और डाटा ले लेते हैं, एग्जाम्पल उठा लेते हैं एक बारी, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको समझा देते हैं, क्योंकि फिर उसमें तो 10-10 वाले आए ना, सेम चीज़ होगी। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें एक बात भी समझानी है आपको। अब थोड़ा सा है ना कंसेप्ट डीप हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अब आपको बहुलक का असल में मतलब पता चलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिखा है परिवार माप और यहाँ पे लिखा है परिवारों की संख्या, है ना। यानी 7 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में जो सदस्यों की संख्या है वो हो सकती है कि 1 हो सकती है कि 2 हो। 7 परिवारों में से कई परिवार ऐसे हो सकते हैं जिसमें 1 ही सदस्य रहता हो, कई परिवार ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2 सदस्य रहते हो, है ना। हो सकता है कि जैसे 7 परिवार हैं, हो सकता है कि 3 परिवारों में 1-1 सदस्य रहते हों, ठीक है? और बाकी के जो बच गए अपने 4 परिवार, उसमें 2-2 सदस्य रहते हों। समझ रहे हो? ऐसे 8 परिवार हैं जिसमें हो सकता है कि कई परिवारों में 3 सदस्य रहते हों, कईयों में 4 सदस्य रहते हों। मान लेते हैं कि 8 परिवार में 4 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 सदस्य रहते हैं, या फिर 3 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 सदस्य रहते हैं। बाकी कितने बच गए? बाकी आपके बच गए अपने 5 परिवार बच गए। 5 परिवारों में कितने सदस्य रहते हैं फिर? 4-4 सदस्य रहते हैं। 5 को काउंट नहीं करेंगे ना अपन, क्योंकि 5 को इसलिए नहीं करेंगे, 5 2 बार आ लिया। तो इसमें काउंट नहीं करते, अपन इसमें काउंट करते हैं। तो 1 2 3 ये हो गया। ऐसे 2 परिवार हैं जिसमें हो सकता है कि 5 सदस्य रहते हो या फिर 6 सदस्य रहते हो। मान लेते हैं कि एक में 5 रहते हैं, एक में 6 रहते हैं। ऐसे 2 परिवार हैं जिसमें हो सकता है कि 7 सदस्य रहते हो या फिर 8 सदस्य रहते हो। मान लेते हैं कि पहले परिवार में 7 सदस्य रहते हैं, दूसरे में 8 रहते हैं। ऐसे ही एक परिवार है जिसमें हो सकता है कि 9 सदस्य रहते हो या फिर 10 सदस्य रहते हो। तो मान लेते हैं कि इसमें 9 ही सदस्य रहते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास डाटा हो गया। ठीक। अब इसका कैसे बहुलक निकालोगे? अब देखो, अब एक बात समझना, ये जो मैंने लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही डाटा हो। हो सकता है जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया कि 3 परिवार ऐसे हैं जिसके अंदर 1 ही सदस्य रहता है। हो सकता है कि ऐसा ऐसा एक भी परिवार ना हो, सभी परिवारों में 2-2 सदस्य रहते हों, ये भी हो सकता है ना? तो अगर इस हिसाब से देखें तो फिर 2 हमारा बहुलक हो गया। अगर इस हिसाब से देखें तो वो 2 हमारे क्या हो गया? बहुलक हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भैया जो ये 8 परिवार हैं, इन 8 परिवारों में 3-3 सदस्य रहते हों। तो इस हिसाब से देखो तो फिर ये 3 बहुलक हो गया। समझ रहे हो? ठीक है? और तो कोई चांस बनेगा नहीं, है ना? ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो 7 परिवार हैं, इन 7 परिवारों में 1-1 सदस्य रहता हो, ये भी संभव है ना? तो अगर आपको ग्रुप डाटा दे रखा है ना, अगर आपको ग्रुप डाटा दे रखा है, तो आप उसमें बहुलक नहीं बता सकते, सिंपल सी बात है। बहुलक नहीं बता सकते। ग्रुप डाटा में बहुलक जो है ना, वो आप नहीं बता सकते हैं। कभी नहीं बता पाएँगे, ध्यान रखिए। बहुलक बता पाना नामुमकिन है। अब आप कह देंगे जी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 8 की, तो बहुलक 3 और 5 के बीच में होगा, ऐसा नहीं होता। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 7 परिवार हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, 8 से यहाँ पे 7 कम है। लेकिन फिर भी देखो, ये भी तो हो सकता है ना कि 7 तो परिवार में 1-1 जना रहता हो। तो इस हिसाब से तो फिर 1 बहुलक होना चाहिए, है ना? तो आप कह रहे हो कि 3 से 5 के बीच में बहुलक होगा, ऐसा नहीं होता ना। समझो इस चीज़ को, यहाँ पे 8 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में हमेशा बहुलक मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि 7 के 7 परिवार में 1-1 सदस्य रहते हो, फिर उस हिसाब से तो 1 हमारा बहुलक हो गया। तो ग्रुप डाटा जब आपको दिया है ना, वर्गीकृत बारंबारता बंटन आपको दिया है, तो आप उसमें बहुलक नहीं बता सकते हैं। ध्यान रखिए, बहुलक नहीं बता सकते। सिर्फ़ आप उसको गेस कर सकते हैं। सिर्फ़ आप ये सोच सकते हैं कि बहुलक यहाँ पे होगा, है ना? आप कहेंगे जी इसका क्या मतलब हुआ फिर? है ना? तो ध्यान देना, ग्रुप डाटा में हम क्या समझ के चलते हैं? ग्रुप डाटा में हम ये समझ के चलते हैं कि अगर मैं इसका ग्राफ बना दूँ, अगर मैं इस डाटा का ग्राफ बना दूँ, इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूँ, एक फ्रीक्वेंसी कर्व बना दूँ, एक वक्र बना दूँ, है ना? ग्राफ बना दूँ, तो वो जो ग्राफ जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा पहुँचेगा ना, उसको हम बहुलक मान लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए आप। ये ग्राफ किस चीज़ का है? ये ग्राफ है नंबर ऑफ वर्ड टाइपिंग बाय पर मिनट। नंबर ऑफ वर्ड टाइप पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर सकते हैं, ये उसका दिया गया है। भाई यहाँ पे लिखा है 19.5 से लेकर के 29.5। अच्छा, इतने वर्ड्स, ठीक है। 29.5 से लेकर के 39.5, है ना? इतने वर्ड्स, 39.5 से लेकर के 49.5, इतने वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं अपने, अपने क्या हैं? वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइपिस्ट दे दिए कि 2 टाइपिस्ट ऐसे हैं जो
1 मिनट में 29.5 से लेकर के 39.5 के बीच में वर्ड टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 टाइपिस्ट ऐसे हैं, 4 टाइपिस्ट ऐसे हैं जो 4 टाइपिस्ट का आपका डाटा नहीं है। 2 टाइपिस्ट हो गए। अच्छा 39.5 से लेकर के 49.5, 39.5 से लेकर के 49.5, हाँ 39.5 से लेकर के 49.5 वर्ड्स पर मिनट, वर्ड्स पर मिनट, डब्ल्यूपीएम, डब्ल्यूपीएम स्पीड होती है वर्ड्स पर मिनट, है ना। तो ऐसे 8 टाइपिस्ट हैं जिनकी स्पीड 49.5 से लेकर के 39.5 तक के बीच में डब्ल्यूपीएम है ना। ऐसे हमारे पास कितना है ये 15.5 हो गए। 15 ऐसे टाइपिस्ट हैं जिनकी स्पीड 49.5 से लेकर के 59.5 के बीच में है, 59.5 डब्ल्यूपीएम है, वर्ड पर मिनट है, ठीक है। फिर हमारे पास ये कितना बच गया, ये बच गया अपना 12। 12 ऐसे टाइपिस्ट हैं जिनकी स्पीड 59.5 से लेकर के 49.5 से लेकर के 59.5 तक है, ठीक है। 69 है, सॉरी ये 59 कह दिया मैं। ऐसे ही फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया 3 ऐसे टाइपिस्ट हैं जिनकी स्पीड 59.5 से लेकर के 79.5 तक है। 79 नहीं बोलते यार इसको, 79, हाँ 79 बोलते हैं, ठीक है। 79.5 से लेकर के 89.5, ऐसे कोई भी टाइपिस्ट नहीं है। तो ये हमारे पास एक प्रकार से डाटा है, समझिए एक बार, ये हमारे पास डाटा है। अब मुझे इस क्लास इंटरवल का, ये मेरे पास क्लास इंटरवल था, मुझे इस क्लास इंटरवल का बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक, यानी जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रहे हैं, जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने क्या किया, इसका बना लिया एक हिस्टोग्राम, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, आय चित्र। आय चित्र में मैंने ऐसे फ्रीक्वेंसी कर्व बना लिया, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं। तो ऐसे मैंने फ्रीक्वेंसी कर्व बना लिया। अब फ्रीक्वेंसी कर्व की जहाँ पे हाईएस्ट होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व कहाँ हाईएस्ट पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, आप यहाँ मत समझिएगा, यहाँ पहुँच रहा है ना। अब ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व जहाँ पे हाईएस्ट पहुँचा ना, जहाँ पे हाईएस्ट पहुँचा, तो उस हिसाब से देखेंगे उसका बहुलक क्या होगा। तो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो ये यहाँ पे आ गया, ये लगभग कितना हो गया 49.5, ये मान लो कि अपना हो गया 55 हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो बहुलक है ना वो 55 है। बहुलक क्या है? 55। यानी कि बहुलक का मतलब हो गया कि अगर मैं उस ग्रुप डाटा को ग्राफ पे बनाऊं, तो उस ग्रुप डाटा को ग्राफ पे बनाने के बाद जो उसकी हाईएस्ट पॉइंट होगा, उस हाईएस्ट पॉइंट की एक्स की वैल्यू, उस हाईएस्ट पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपका बहुलक कहलाती है। बहुलक क्या है? देखो, अगर आपको रो डाटा दिया है तब तो आप बहुलक निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, भाई जो ज़्यादा बार आया है वो बहुलक। अगर आपको अनग्रुप डाटा दिया है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो बहुलक। लेकिन अगर आपको ग्रुप डाटा दिया है तो आप बहुलक निकाल ही नहीं सकते, कुछ भी चांसेस हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि भैया बहुलक निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, बहुलक वैसे तो निकलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास डाटा है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम उसका ग्राफ बना लेते हैं। जब वो ग्राफ जब से हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, वो हमारा बहुलक होता है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप मतलब समझेंगे ग्राफ के हिसाब से, तो ग्राफ हमें बता रहा है कि 55 वर्ड पर मिनट, 55 डब्ल्यूपीएम, 55 वर्ड पर मिनट, इस 55 वर्ड पर मिनट वाले जो टाइपिस्ट है ना वो सबसे ज्यादा है। कितने टाइपिस्ट हैं? ये 15 हैं। 15 टाइपिस्ट ऐसे हैं जिनकी स्पीड 55 वर्ड पर मिनट है। इसने हमें ग्राफ में बता दिया। अब जरूरी नहीं कि 55 वर्ड पर मिनट वाले ही ज्यादा हों, ये तो हम सिर्फ एस्टिमेशन लगा रहे हैं, एक प्रकार से तुक्का लगाने हैं, है ना। ग्राफ के हिसाब से हम उसको एनालाइज करके देख रहे हैं उस प्रॉब्लम को, क्योंकि वैसे तो आपको ग्रुप डाटा के हिसाब से मिलेगा ही नहीं, ग्रुप डाटा के हिसाब से आपको बहुलक मिलेगा ही नहीं। आपने सिर्फ उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया और वहां से आपको एस्टिमेशन मिल गया कि यार ये बहुलक हो सकता है, ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वही होगा, ठीक है। ये मतलब है, इतना मैं गहराई में जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि फिर ज्यादा गहराई में चल गया ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने बना लिया ये लेक्चर एक बार पहले भी, लेकिन उसमें है ना मैं बहुत ज़्यादा बता दिया, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि यार थोड़ा कम बताना चाहिए, इसलिए मैं वापस बना रहा हूँ। बात समझ में आ गई? वापस समझो, बहुलक आप ग्रुप डाटा में बता ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं बता पाएंगे ग्रुप डाटा में बहुलक। आप सिर्फ उसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं एक प्रकार से। आप क्या करते हैं, उस ग्राफ को, जो आपके पास डाटा है उसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, वो इसका बहुलक कहलाता है, क्योंकि वही होगा ना, वही सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो इसका बहुलक हो गया। समझे? ये चीज है, समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बहुलक निकालेंगे कैसे? क्या हमें बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा तब बहुलक निकल गया? नहीं, इसका एक फॉर्मूला है। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट की एक्स वैल्यू, ये तो हो गई वाई वैल्यू, ये तो आपको बताती है फ्रीक्वेंसी, ये तो क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी बताती है। ये आपको बताती है एक्स आई, डाटा पॉइंट, है ना। तो हमें तो डाटा पॉइंट चाहिए ना, हमें पहले बताया था कि भैया जो आपका बहुलक होता है वो डाटा पॉइंट होता है, ना कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो क्या बताती है कि कितनी बार आ रहा है ना। तो ये जो 55 है, इसको बताने के लिए आपको बार-बार ग्राफ बनाने की, बार-बार हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है बहुलक का, और वो फ़ॉर्मूला क्या, वो देख लो एक बारी।
अब ये भी देखेंगे फॉर्मूला आया कहाँ से, लेकिन सबसे लास्ट में। पहले 2-3 क्वेश्चन करवा दें, आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से। बहुलक निकालने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। आप कहें जी F0 क्यों बोल रहे हैं? इसको F0 बोला जाता है, F0 भी बोल सकते हो, लेकिन कई F0 बोल देते हैं, है ना? इनटू में H, ये आपका फॉर्मूला है। घबराइए मत कि भैया ये फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। कुछ नहीं है, आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊँगा, तो उससे आपको आसान लगेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बहुलक का ग्रुप डाटा में मतलब क्या है कि जब मैं उसको ग्रुप डाटा को ग्राफ पे बना दूँगा, तो उस ग्राफ की जो हाईएस्ट पॉइंट होगी, वो हाईएस्ट पॉइंट बहुलक कहलाएगा। अभी मैं समझाऊँगा ये चीज़ें और भी अच्छी तरह से, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। बात समझ में आ गई? अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और बस फिर अपन ये फॉर्मूला देख लेंगे, फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है? एक काम करता हूँ, यही वाला, ये जो डाटा इन्होंने दिया है, इसी डाटा का मैं बहुलक निकाल के दिखाता हूँ, है ना? इसी फॉर्मूले के हिसाब से। करके दिखाएँ? चलिए इस डाटा को एक काम करते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं इस डाटा की। यहाँ लिख लेता हूँ वर्ग अंतराल और यहाँ लिख देते हैं हम फ्रीक्वेंसी, है ना? तो वर्ग अंतराल क्या है हमारा 19.5 से लेकर के 29.5, ऐसे करते-करते 89.5 तक। चलिए बनाते हैं। 19.5 से 29.5, 29.5 से लेकर के 39.5, 39.5 से लेकर के 49.5 और 49.5 से लेकर के 59.5, 59.5 से लेकर के 69.5, 69.5 से लेकर के 79.5 और 79.5 से लेकर के 89.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इनकी। ये फ्रीक्वेंसी अपनी 19.5 से लेकर के 29.5 जीरो, ऐसे हमारे पास जीरो टाइपिस्ट हैं जिनकी स्पीड इतनी है ना? स्पीड बहुत कम होती है वैसे, 29-39 के बीच में तो एवरेज स्पीड हो ही जाती है। ये भी 49-59 बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। तो ऐसे कितने टाइपिस्ट हैं? 2 टाइपिस्ट, 2 से थोड़ा सा कम है, चलो कोई नहीं 2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितने टाइपिस्ट हैं अपने पास? 8 हैं, 8 हैं भाई। उसके बाद 15 हैं, उसके बाद 12 हैं, ठीक है? उसके बाद 3 हैं और उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद अपना 0 है। ये आपके पास डाटा है, ठीक है? अब आपको निकालना है इसका बहुलक। इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर। ग्राफ से अगर हम बहुलक देखें तो ग्राफ से इसका जो बहुलक है वो 49.5, इसके बीचों इसके थोड़ा-सा इससे थोड़ा-सा ज़्यादा आया, यानी 55-56 के आस-पास ही बहुलक आना चाहिए, ग्राफ के हिसाब से देखें तो, है ना? बहुलक का मतलब क्या है कि जहाँ ये ग्राफ हाईएस्ट पीस पॉइंट पे पहुँच रहा है उसकी एक्स की वैल्यू, जो कि 55 है, लगभग इनके बीच की वैल्यू है ना, इनका थोड़ा-सा आगे पीछे इस साइड ज़्यादा झुकी हुई है, 59.5 की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, ठीक है? इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो जब आप ऐसे फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, तो जौन-सा स्तंभ, इसको स्तंभ बोलते हैं, इसको बार बोल देते हैं अपन, है ना? जौन-सा डब्बा बोल देता हूँ समझाने के लिए। जौन-सा डब्बा ज़्यादा ऊपर की ओर होता है ना, फ्रीक्वेंसी भी उसकी तरफ ज़्यादा झुकती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 55 से इस तरफ पाएगी, यानी 56-56 हो सकती है। देखेंगे, अभी मैंने निकाला नहीं है पहले, ठीक है? तो चलिए ऊपर लेके जाते हैं इसको, फिर बहुलक के हिसाब से इसको निकालते हैं। आपको इस तरीके से है ना, क्लास इंटरवल मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे देखो, इसी तरीके से क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी मिल रही है ना? एक क्वेश्चन और है मेरे पास, वो भी दिखा देते हैं। इसी तरीके से क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। आपको बोलेगा कि बहुलक निकालो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसके बाद फिर अपन डेरिवेशन करेंगे, है ना? तो मैं अच्छी तरह बैठ जाऊँ। अच्छी तरह बैठा नहीं यार मैं। चलो जी, अब ठीक है। देखो, अब निकालना कैसे है? तो जो बहुलक होता है, वो मैक्सिमम चांस है, ध्यान रखना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो बहुलक जो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो ना, उसके बीच में हो। इसके ज़्यादा चांस है, ज़रूरी नहीं है, इसके ज़्यादा चांस हैं। जैसे यहाँ पे 15 फ्रीक्वेंसी है, 15 फ्रीक्वेंसी है। हो सकता है कि इसके बीच में बहुलक हो। इसके चांस ज़्यादा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, वो भी इसका रीज़न समझा देता हूँ। जैसे 15 है, हो सकता है कि जी 15 ऐसे टाइपिस्ट हैं जिनकी स्पीड इतनी है। हो सकता है कि किसी टाइपिस्ट की 39.5 हो, मान लो 2 टाइपिस्ट की 39.5 हो,
है ना? बाकी दोनों की मान लो 50.5 हो, 51.5 हो, ठीक है? 52 स्पीड, 52 वर्ड पर मिनट। ये तो 0.5 तो इन्होंने है ना, इस डाटा को कंटीन्यूअस नहीं होगा, ये डाटा कंटीन्यूअस नहीं होगा, इन्होंने कंटीन्यूअस करने के लिए 0.5 लगा दिया, है ना? वैसे 0.5 यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि 52 वर्ड पर मिनट हो सकती है, 53 वर्ड पर मिनट हो सकती है, वैसे इतनी हो भी सकती है, अभी क्या पता कर सकते हैं अपन, मेरे पास कंप्यूटर थोड़ी था, ठीक है? मान लो कि ऐसे हैं ये, सारे डाटा बिखरा हुआ है, और ये जो 8 हैं, ये 8 विद्यार्थी मान लो ऐसे हैं, 8 टाइपिस्ट ऐसे हैं, जिनकी स्पीड हर एक की 39.5 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी हुई? 39.5 की। इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी बारंबारता ज़्यादा होनी चाहिए ना, है ना? फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे मान के चलते हैं, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि जिसकी ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, जैसे यहाँ पे 15 ज़्यादा है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम ये मान के चलते हैं जो बहुलक होगा ना वो इसके बीच में होगा। ऐसा सिर्फ़ हम मान के चलते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं बार-बार बता देता हूँ, ऐसा सिर्फ़ हम मान के चलते हैं। ज़रूरी नहीं होता है। जो ये फ़ॉर्मूला है ये सिर्फ़ आपको एक प्रकार से बहुलक का तुक्का मरवाता है। आपको बताता है कि यार बहुलक यहाँ पे हो सकता है। वैसा ही होगा, वैसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये, है ना? इसको हम चुन लेते हैं और इस क्लास को हमने ऐसे बॉक्स बना लिया। इस क्लास को बोला जाता है मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग। ठीक है? अच्छा, इसमें जो ये 15 है ना, इसको आप लिखते हैं F1, सिर्फ़ नाम दे रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ़ नाम है F1। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दे दिया F0, इससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दे दिया F2। ठीक है? अच्छा, जो बॉक्स आपने सिलेक्ट किया, उसकी जो लोअर लिमिट है, इसको हमने बोल दिया L। इसको हमने क्या बोल दिया? L, क्योंकि लोअर लिमिट को हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया बस, ठीक है? और जो इसके बीच का गैप है, कितना गैप है? 10 का गैप है। 59.5 और 49.5 के बीच में कितना गैप है? 10 का गैप है ना? इसको बोलते हैं H। क्या बोलते हैं? H। अब हमारे पास ये डाटा हो गया। अब निकालना है मुझे बहुलक। मैं बार-बार ग्राफ तो बनाऊँगा नहीं, तो मैंने फ़ॉर्मूला लगा दिया। फ़ॉर्मूला क्या है मेरे पास? L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ये हमारे पास फ़ॉर्मूला है। हम फटाफट से इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। L कितना अपने पास? L है 49.5 प्लस में F1 माइनस F0। F1 कितना है? 15 माइनस F0। 15 में से 8 घटाना है, या तो आप डायरेक्टली घटा लो या फिर लिख लो आप, है ना? मैं डायरेक्टली लिख दूँ? 15 में से 8 घटा दो, 7 बच गया, ठीक है? 2F1, F1 का दुगना, 15 दूनी 30 माइनस F0। F0 कितना है? 8 माइनस का F2, F2 कितना है? 12 इनटू में H। H कितना भैया? H होता है इनके बीच का गैप, जो कि है 10। ठीक है? मैंने सिर्फ वॉल्यूम में वैल्यू रख दी और कुछ नहीं। ये हो गया फिर अपना 49.5 प्लस में 7 दाएं 70 बटे में 30 में से 18 ये 20 हो गया ना अपना। 30 में से 20 घटा लियो, 10 बच गया, है ना? ये कट गया। अब 49.5 में 7 जोड़ लो, कितना हो जाएगा अपना ये? 6 तो 56 हो जाएगा। 49.5 में 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है ना? 9 और 7 16 होता है कि 17 होता है? हाँ, 16 होता है। ये आ गया अपना 56.5। और मैंने आपको कहा था कि जो बहुलक है ना, वो किसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा? 59.5 की तरफ ज़्यादा झुकेगा। समझे? ये आपका बहुलक आ गया। अब इस बहुलक का मतलब क्या है कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा तो उसकी हाईएस्ट पीक जो होगी वो ये होगी। ये इसका मतलब होता है। समझे? इसकी जो हाईएस्ट पीक होगी वो ये होगी, ये इसका मतलब हो गया। समझे? अभी मैं आपको ग्राफ वापस दिखाता हूँ, ये वाला। ये वाला देखो। ये वाला ग्राफ था ना? इसको थोड़ा-सा साफ कर लेते हैं। अब इस पे काम करना है ना अभी। फ़ॉर्मूला डिराइव करेंगे तो इस पे डिराइव करा पाएँगे। अब हमारा कितना आया? 56.5 आया, कितना है अपना? छप 56 पॉइंट, हाँ, हाँ, ठीक है, 59 में ठीक है, 56.5 हो गया। तो ये जो बहुलक है ना, ये जो पॉइंट जहाँ पे कट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, ये है हाईएस्ट पॉइंट। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लेके आऊँ, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट होगा, ये कितना होगा अपना? 56.5 होगा। यानी 56.5 ऐसा पोज़ीशन है इसमें जो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है? ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये इसकी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। 15 इसकी फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखिए 15 इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये इसकी वैल्यू है 56.5 की। समझ में आ गई? ठीक है? जैसे यहाँ पे था 15 तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, और जो वैल्यू है इसकी बहुलक की जो वैल्यू है वो है 56.5। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये मान के चल रहे हैं, हम सिर्फ ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मान के चल रहा हूँ कि 15 टाइपिस्ट हमारे पास ऐसे हैं जिनकी स्पीड जो है वो 56.5 है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, क्या पता आपने जो क्लास इंटरवल चूज किया उसके अलावा इसमें हो, क्लास इसमें ज्यादा हो, ये भी जरूरी हो सकता है।
है ना? भई इसमें क्या होता है, डाटा जो है वो बिखरा हुआ हो, ऐसे डाटा हो जैसे यहाँ पे 1, 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 बिखरा हुआ डाटा हो, ऐसे भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि 49, 39 और 49 इनके बीच में हो सकता है कि डाटा कुछ ऐसे हो, बिखरा हुआ ना हो, ऐसे हो डाटा, है ना? ये ज़्यादा डीप चल जाएँगे इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ ये चीज़ें। आप 11th में सीख जाएँगे ये सारी बातें, ठीक है? अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो, मैथ में नहीं है ये सारी बातें। कभी आप ऐसे सोचे कि मैथ में नहीं है, इकोनॉमिक्स में है ना? और ये एक अलग ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स की एक अलग ब्रांच होती है। मैथमेटिशियंस अलग होते हैं, स्टैटिस्टिशियन अलग होते हैं। बोला भी नहीं जाता मुझसे तो स्टैटिस्टिशियन, क्योंकि मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं थी नहीं मेरे पास, ये तो मैंने, हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने बता रखी थी सारी बातें, जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ गई? ये आ गया बहुलक का मतलब, समझ में आ गया? यानी आपने देख लिया कि बहुलक का ग्रुप डाटा में मतलब ये है कि जब मैं उसका ग्राफ बनाऊँगा तो उसकी ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू जो हाईएस्ट जब वो पीक पे पहुँचेगा, उस पीक की एक्स की वैल्यू जो होगी ना, जो उसका क्लास इंटरवल होगा, वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करना है, हर एक क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ जाए। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे टेबल बना लेंगे। वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ये अपना 7, 8, 2, 2, 1। अब आपको कह दिया यार इसका बहुलक निकालो। इसका क्या निकालो? बहुलक। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चेक करोगे। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी है। तो इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लोगे। ये बॉक्स मैंने क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कर लिया। इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास। अब क्या करना है? इस फ्रीक्वेंसी को नाम दे दिया आपने F1, इससे पिछले वाले को F0, इससे अगले वाले को F2। सिर्फ हमने नाम दिया और कुछ नहीं, है ना? इसको हम बोलते हैं L, बताया मैंने आपको अभी, है ना? और H क्या होता है? इनके बीच का गैप। तो बहुलक निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया? बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये भी सीखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। L हो गया अपना 3 प्लस F1 माइनस F0, F1 में से F0 घटा लो, 8 में से 7 गया 1 बटे में 2F1, F1 का दुगना कर लो, 8 दूनी 16 माइनस F0, F0 कितना है? 7 है, माइनस का F2, F2 कितना है? 2 है, इनटू में H, H कितना अपना? H होता है इनके बीच का गैप, जो कि है 2। ठीक है? थोड़ा-सा ठंड लग रही है, कँपकपी सी आ रही है मुँह में। ठीक है? मतलब ऐसा बोलने में। ये हो गया अपना 3 प्लस 2 गुणा 1, 2 एकम 2। अब देखो 16 माइनस का 7 माइनस का 2, माइनस का 9 हो गया, 16 में से 9 घटा लो, 7 हो गया। जब आप इसको काटोगे तो 0.2857 ऐसे कटता जाएगा। मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 0.286 हो गया। ठीक है? तो इसका आंसर आ गया 3.286, है ना? अब इसका 3.286 का क्या मतलब है कि अगर मैं इस डाटा को अगर मैं ग्राफ पे बनाऊँ, तो उस ग्राफ की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो उस ग्राफ की जो हाईएस्ट पीक होगी, सबसे ऊँची जो चोटी होगी, उसकी जो एक्स की वैल्यू है, क्योंकि वो जो हाईएस्ट पीक है उसकी 2 वैल्यू होंगी, एक एक्स की वैल्यू होगी, एक वाई की वैल्यू होगी, है ना? एक्स की वैल्यू तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्स की वैल्यू तो आपके बहुलक को रिप्रेजेंट करेगी, और जो वाई की वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी, है ना? तो जो इसकी एक्स की वैल्यू होगी, वो ये होगी। समझे? इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जैसे यहाँ पे परिवारों की संख्या लिखी है और यहाँ पे परिवार माप लिखा है। मतलब 7 परिवार ऐसे हैं जिसके अंदर हो सकता है एक सदस्य रहता हो सकता है 2 सदस्य रहते हों। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 3.286 सदस्य ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 3.286 सदस्य हो ही नहीं सकते, या तो 3 सदस्य होंगे या 4 सदस्य होंगे, है ना? इसका मतलब ये है कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा, तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, समझे? अब ये फ़ॉर्मूला आया कहाँ से वो देखते हैं। ये जो फ़ॉर्मूला है, ये फ़ॉर्मूला आया कहाँ से? उससे पहले आपके 1-2 डाउट हो सकते हैं, जो मुझे लगता है होने चाहिए, उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। आपका एक डाउट हो सकता है कि सर मान लो कि यहाँ पे 8 ना लिख करके यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे 8 होता, तो आप क्या करते? मैं कहता भई मैं कुछ नहीं करता, मैं इसको सिलेक्ट करता, मैं इसको सिलेक्ट करता। फिर आप कहोगे सर अच्छा सिलेक्ट कर लिया अच्छी बात है। अब आप यहाँ पे फँसोगे, मतलब कैसे? आपने कहा जी इसने इसको सिलेक्ट कर लिया ठीक, अब ये हो गया आपका F1, है ना? जैसे आपने बताया। अब F0 तो है ही नहीं आपके पास, अब क्या करोगे? तो देखो, आपके पास इससे पिछली फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को 0 मान लोगे। भई आपके पास जैसे अगर मैं आपको ग्राफ पे समझाऊँ, आपके पास मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है जी, है ना? इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15 है ना, सबसे ज़्यादा है। अब अगर ये है ही नहीं, तो मैं क्या मान लूँगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है। ये डब्बा है ही नहीं, ये बिल्कुल ऐसे धरती में दबा हुआ है, ऐसे मान लूँगा, ठीक है? तो ये आपका डाउट हो सकता था और होना भी चाहिए था। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो अगर आपको ये यहाँ पर F1 है और आपको F0 नहीं मिला हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो आप F0 को 0 मानते हैं।
अच्छा फिर आप कह देंगे सर इस हिसाब से तो फिर जैसे आप ये बता रहे हो, अगर मान लो यहाँ पे 8 ना लिख करके यहाँ पे मान लो 3 लिखा होता और यहाँ पे 8 लिखा होता, तो इस हिसाब से तो फिर आप इसको सेलेक्ट करते। मतलब हाँ, इसको सेलेक्ट करता। तो ये F1 हो गया, हाँ, ये F0 हो गया, हाँ। अब इसके F2 तो है ही नहीं, तो क्या हम F2 को भी 0 मानेंगे? हाँ, F2 को भी 0 मानोगे। अगर आप यहाँ पे है तो F2 को 0 मान लो। सिंपल सी बात ये है कि जोन-सी वैल्यू आपके पास नहीं है ना, जैसे आप आपके पास F0 है, F2 नहीं है, तो आप F2 को 0 मान लेना, है ना? अगर आपके पास F0 नहीं है तो आप F0 को 0 मान लेना। अब आपके अंदर एक डाउट और आ सकता है, सिर सर अगर ये हो, क्या हो? 1 मिनट बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी 8 लिखा हो, अब तो यहाँ पे 2 हो गए, तो क्या मुझे दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा? क्या मुझे दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा? तो यार ये आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें है ना 2 तरीके होते हैं। पहला तो हम डाटा को संकुचित करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 से 3 है ना, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। मैं क्या करता हूँ 1 से 5, 5 से 10 ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन जाए तो। ऐसे यहाँ पे बनेगा नहीं वैसे, है ना? तो अगर ऐसा नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, ये आपके है नहीं सिलेबस में, पहले बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको। फिर हम क्या करते हैं, 2 मॉडल क्लास निकालते हैं। ये मॉडल क्लास को इसकी अलग से मॉडल निकालते हैं, इसका अलग से मॉडल निकालते हैं। मतलब ये हो गया ना कि जो ग्राफ है वो 2 बार जाएगा, 2 बार ऊपर जाएगा। 2 बार क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। तो वो दोनों पॉइंट निकाल लेता हूँ, वही हमारे बहुलक हो जाते हैं 2। ठीक है? लेकिन है नहीं आपके क्लास में, आपके सिलेबस में, इसलिए इसको भूल जाइए। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि फ़ॉर्मूला आया कहाँ से? चलिए, ग्राफ पे आ जाइए वापस से। ये रहा आपका ग्राफ, है ना? हमें ये देखना है कि फ़ॉर्मूला कहाँ से आया। ध्यान से अभी मैं जो बातें समझाऊँगा ना वो ध्यान से समझना। जैसे आप ये देखिए, आपने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी कर्व बना लिया। अच्छा एक बात और, ये फ्रीक्वेंसी कर्व हम कैसे बनाते हैं? इसको बनाने का एक तरीका होता है, एक फ़ॉर्मूला भी है इसका, कि इसको बनाने का क्या फ़ॉर्मूला है। लेकिन मैं फ़ॉर्मूले के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक्ज़ैक्टली बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये हिस्टोग्राम बन गया, आयतचित्र आपने बना लिया, आयतचित्र बोलते हैं हिंदी में। आपने क्या किया, इसके बीच वाले पॉइंट ले लिए सारे के सारे, और आपने रफली अपने हाथ लिया और अपना हाथ से ऐसे-ऐसे ड्रॉ करना चालू कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि इनके पॉइंट पे बिल्कुल जाना चाहिए। जैसे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो लाइन है ये इसके बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सेंटर से नहीं गई है, पॉइंट की इस तरफ से गई है। दूसरी बात और दिखाते हैं आपको। ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर ही जाएगा, ठीक है? जैसे आप ये लाइन देखें, पॉइंट तो यहाँ पे है, लेकिन ये लाइन यहाँ से गुज़री है, ठीक है? वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है इस फ्रीक्वेंसी पे और इस फ्रीक्वेंसी पे, है ना? इनकी लंबाई पे भी डिपेंड करता है कि ये जो हाईएस्ट पीक है ना, ये पीक कहाँ पे होगी? इस तरफ होगी कि इस तरफ होगी? ये डिपेंड किस पे करता है? इस फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। इसलिए जो हमारे पास फ़ॉर्मूला है, उसके अंदर आप F0 भी लेते हैं और F2 भी लेते हैं, है ना? इसको तो हम F0 मानते हैं, इसको F2 मानते हैं, इसको F1 मानते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो बहुलक है, ये डिपेंड किस पे करता है? ये पिछली और अगली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि मान लो कि अगर ये फ्रीक्वेंसी, ये जो F2 है, ये F2 इतना होता नहीं, ये इतना नहीं होता, मान लेते हैं इतना है ही नहीं ये छोटा है मान लो। मान लो कि ये जो है छोटा है, लेट्स से कि ये है सिर्फ़ इतना, इतना है मान लेते हैं, इतना है, ठीक है? अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा, तो ध्यान से समझना ग्राफ कैसे बनेगा। मैं रफ़ली बना रहा हूँ और जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ ऐसा। अब इसका ग्राफ देखना कैसे बनेगा। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा तो कुछ रफ़ली हाथ से ऐसे बनेगा ना, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसा बनेगा। अभी मैंने थोड़ा बहुत गलत बनाया है और इसका प्रॉपर तरीका है कि कैसे-कैसे ये पॉइंट कैसे चूज़ करते हैं, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ भाई मैं, वो ज़्यादा ही गहरा हो जाएगा फिर, है ना? तो अब इसका ग्राफ ऐसा बना। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, इसको मिटाते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करना है, इसको ज़ूम करता हूँ। देखो, जब इससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी की लेंथ इतनी थी, है ना? तब तो जो हाईएस्ट पॉइंट था, जो हमारा बहुलक था, वो यहाँ पे था। अब जो हमारा बहुलक है, वो यहाँ पे है। समझे? यानी जो बहुलक है वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है इससे पिछली फ्रीक्वेंसी और इससे अगली फ्रीक्वेंसी पे, है ना? जब ये जो ये ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? इससे पिछली फ्रीक्वेंसी और इससे अगली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे-जैसे इसको और छोटा करता जाऊँगा, मान लो इसको मैंने और छोटा कर दिया, लेट्स से इतना छोटा कर दिया, ठीक है? अगर मैंने इसको और छोटा कर दिया ना, तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा, मान लो कि इससे बनाता हूँ मैं ग्राफ, तो जो ग्राफ बनेगा ना, उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो और ज़्यादा खिसक जाएगी, और ज़्यादा खिसक जाएगी, और ज़्यादा खिसक जाएगी। इस तरफ ज़्यादा खिसकेगी। समझ रहे हो? यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बहुलक है या फिर हाईएस्ट जो पॉइंट है, ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट पीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ये लेंथ पे, इस लेंथ पे और इस लेंथ पे, है ना? इन दोनों लेंथ पे डिपेंड करता है हमारा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो एक्स्ट्रा दे रखे इन्होंने। ये जो पॉइंट है ना, ये तो ये सेंटर पॉइंट माना जाता है इसका, इसको भूल जाइए। ये वाला पॉइंट, ये हमारा बहुलक है। ठीक है, इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूँ?
होगा नहीं मुझसे यार दूसरा कलर, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब समझ में आएगा आपको। ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, इस ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है? ये इस लाइन पे और इस लाइन पे डिपेंड करता है। अगर ये ग्रीन लाइन, मान लो ये ग्रीन लाइन जितनी छोटी होती जाएगी, जितनी छोटी होती जाएगी मतलब जैसे मान लो ये बढ़ गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, है ना? जैसे-जैसे ये बढ़ता जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, या फिर कह लो ग्रीन लाइन जितनी छोटी होती जाएगी, अभी तो बड़ी है ना, ग्रीन लाइन इतनी होगी, छोटी होगी। जैसे-जैसे ये ग्रीन लाइन छोटी होती जाएगी, ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, इस ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसकी तरफ चलता जाएगा, इसकी तरफ चलता जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है? अगर मान लो कि ये जो पॉइंट है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी इतनी ना होके इतनी होती फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं इतनी फ्रीक्वेंसी होती। तो जब मैं इसका हाईएस्ट पॉइंट बनाता, इस ग्राफ को बनाता, दूसरे कलर से बनाता हूँ। लेट्स से कि मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूँ। तो ये थोड़ा-सा गलत बन गया मुझसे। ये कुछ इस तरीके से बनता। यानी जो इसकी हाईएस्ट जो इसका हाईएस्ट जो पीक होता ना, वो किसकी तरफ झुकता? वो इसकी तरफ आता। समझ पा रहे हो? नहीं समझे? वापस समझाऊँ? ध्यान से समझना, एक लास्ट बार बताता हूँ आपको मैं। जो ये ग्राफ आपने बनाया, इस ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस ग्राफ का जो पीक है, इसको पीक बोल देते हैं, चोटी। इस ग्राफ की जो पीक है ना, ये डिपेंड करती है इससे पिछली फ्रीक्वेंसी और इससे अगली फ्रीक्वेंसी पे, है ना? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो जो बहुलक है वो इसकी तरफ खिसकेगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वो बहुलक इसकी तरफ खिसकेगा। अब कहेंगे ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का रीज़न है स्लोप, ढलान। है ना? और वैसे भी आप देख सकते हैं ध्यान से, और ढलान वाला कांसेप्ट अभी आएगा नहीं, 11th में आएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको बड़ा कर दूँगा ना, तो जब मैं इसको हैंड से ऐसे बनाऊँगा, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक होगी वो यहाँ पे पहुँचेगी। अगर मैं इसको 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 बड़ा कर दूँगा, तो जब मैं इसको हाथ से मिलाऊँगा, इसको छोटा कर दूँगा, इसको बड़ा कर दूँगा, तो जो हाथ से मिलाऊँगा ना, तो इसकी जो पीक है ना, वो यहाँ पे पहुँचेगी। समझ पा रहे हो? यानी मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा बहुलक है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इससे पिछली फ्रीक्वेंसी और इससे अगली फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि बहुलक का ग्राफ में मतलब होता है कि उसकी हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट क्या है? बहुलक का ग्राफ में क्या मतलब है कि उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है ना? क्योंकि आप बहुलक ग्राफ में बताए ग्रुप डाटा में बता ही नहीं सकते, है ना? तो ग्राफ में बहुलक का क्या मतलब है कि उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? बात समझ में आ गई? ठीक है? तो अब यहाँ पर एक लॉजिक हमें समझ में आया कि जो बहुलक है, ये जो पॉइंट है, ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है, डिपेंड करता है इस पे, इसकी लेंथ पे, और ये जो लेंथ है, इस पे डिपेंड करता है ना? अच्छा, बहुलक होता कौन-सा है? क्या ये बहुलक है? नहीं, ये तो पॉइंट है। बहुलक कौन-सा होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ, इस पॉइंट को ऐसे, ये होगा बहुलक। बहुलक क्या होगा? ये। यानी जो बहुलक है वो किस पे डिपेंड करता है? रेड और ये ग्रीन, इन लाइन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है? यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर ये रेड लाइन अभी तो इतनी है ना? अगर ये रेड लाइन बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, तो यहाँ से जो पॉइंट है, यहाँ पे जो रेड लाइन होगी, इसको मैं रेड लाइन कह देता हूँ, और इसको भी मैं ग्रीन लाइन कह देता हूँ, है ना? जैसे-जैसे ये रेड लाइन बढ़ेगी, वैसे-वैसे ये रेड लाइन भी बढ़ेगी। जैसे-जैसे ये ग्रीन लाइन बढ़ेगी, वैसे जैसे-जैसे ये ग्रीन लाइन छोटी होगी, वैसे-वैसे ये ग्रीन लाइन भी छोटी होती जाएगी। समझ रहे हो ना? अभी ये ग्रीन लाइन इतनी है, मान लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो इतनी है, इतनी फ्रीक्वेंसी मान ली, तो ग्रीन लाइन तो छोटी होगी, ग्रीन लाइन छोटी होगी, और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ इसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा। यानी जैसे-जैसे ये ग्रीन लाइन छोटी हो रही है, वैसे-वैसे ये ग्रीन लाइन भी छोटी होती जाएगी। ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से रखता जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ, बहुत ही साफ शब्दों में यहाँ पे कह सकता हूँ कि भैया जो हमारा बहुलक है, ये डिपेंड करता है इन पे। ये जो हमारा बहुलक है, ये किस पे डिपेंड करता है? इस लाइन और इस लाइन के रेशो पे। रेशो का मतलब इनके बटे पे। जो रेशो इसका होगा, वही सेम रेशो इसका होगा। वापस समझो, जो रेशो इस रेड लाइन का और ग्रीन लाइन का होगा, वही सेम रेशो इस रेड लाइन का और ग्रीन लाइन का होगा। समझ में आ गई? अच्छा जी, अब इसका रेशो कैसे निकालेंगे वो समझिए। इसकी फ्रीक्वेंसी है f0, दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करूँ? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? f0, इसकी फ्रीक्वेंसी f1, इसकी फ्रीक्वेंसी f2, यही तो होता है। हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम f1 बोलते हैं, उससे पिछले वाले को f0, उससे अगले वाले को f2, यही तो हम करते आए हैं फॉर्मूले में, ठीक है? अच्छा, तो ये लेंथ कितनी है, रेड वाली लेंथ? अब f1 का मतलब क्या वो समझो। f1 का मतलब है कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की जो लेंथ है, ये f1 है। जैसे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी? 15 की थी ना? क्वेश्चन में देखो आप, मैं पीछे नहीं जा रहा, आप क्वेश्चन में देखो। उसकी 15 थी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है, इस बार की जो लेंथ है, इस स्तंभ की जो लेंथ, इस डब्बे की जो लेंथ है, इस आयत की जो लेंथ है, वो कितनी है? 15 है ना? और f0 का क्या मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है? f0 है। ये लेंथ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ तो f0 है, ये लेंथ है f1। तो ये रेड वाली लेंथ कितनी बच गई? ये लेंथ बच गई आपकी f1 माइनस f0। समझ पा रहे हो ना? f1 तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, f0 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये लेंथ कितनी बच गई? f1 माइनस f0। बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा ग्रीन की पूछूं? ग्रीन की लेंथ कितनी हो जाएगी बताएंगे आप?
सोच के बताओ ग्रीन की लेंथ कितनी होगी। F1 तो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, F2 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर आप F1 की लेंथ में से F2 की लेंथ माइनस कर दें, तो आपके पास ये लेंथ बचेगी ना, कितनी है ये? F1 माइनस F2, समझे? जो इनका रेशो होगा इसका और जो इसका रेशो होगा, इन दोनों साइड्स का जो रेशो होगा वही सेम रेशो इसका होगा। यही बताया ना मैंने, यही तो बता रहा हूँ मैं कि भैया ये अगर डब्बा ऊपर उठ गया तो जो हमारा बहुलक है, ये वाला जो बहुलक है, ये इसकी तरफ खिसक जाएगा। यानी इसका रेशो और इसका रेशो सेम होगा। समझ में आ गई? इसका रेशो और इसका रेशो सेम होगा। क्यों रेशो सेम होगा? क्योंकि वो ग्राफ जो है ना उसकी तरफ मुड़ जाता है, उसकी तरफ झुक जाता है, ऐसे समझो। उसकी तरफ उसकी ऊंचाई पहुंच जाती है। समझ पा रहे हो? आप खुद करके भी देख सकते हैं। अगर मैं इस ग्राफ को छोटा कर दूंगा ना, तो ये जो उसकी ऊंचाई है ये इस तरफ खिसकने लगेगी। इस ग्राफ को जितना बड़ा कर दूंगा, अब इससे बड़ा मत कर देना, इससे बड़ा कर लिया तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ना क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल थोड़ी सिलेक्ट करोगे, फिर तो वो जो मोड जो आपका बहुलक है वो तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। ठीक, तो इसका मैं कह सकता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी इसका रेशो कितना हो गया, F1 माइनस F0 बटे में F1 माइनस F2। रेशो का मतलब होता है भाग, है ना? ये रेशो हो गया इनका, रेड लाइन का और ग्रीन लाइन का रेशो हो गया हमारे पास ये। जो रेशो यहाँ पे है सेम रेशो यहाँ पे है, तो लिख दूँ? यानी मैं कह सकता हूँ कि F1 माइनस F0 रेशो F1 माइनस F2, ये इसका रेशो हो गया, है ना? इसको मैं ग्रीन से बनाता हूँ, वापस से समझा देता हूँ एक बारी। देखो, ये जो रेशो है, ये रेशो कितना है? F1 माइनस F0, F1 माइनस F2। और ये जो रेशो है, ये रेशो सेम है। रेशो का मतलब ये नहीं होता कि ये लेंथ जितनी है, ये लेंथ जितनी है, उतनी लेंथ ये होगी, उतनी लेंथ नहीं। इस लेंथ का जो भाग है, इस लेंथ के जो भाग करने पे जो वैल्यू आती है, सेम इस लेंथ के भाग करने पे वही वैल्यू आएगी। जैसे मान लो, समझो इस चीज़ को, जैसे मान लो ये 4 है और इसकी लेंथ है 2, है ना? तो अगर आप इसको भाग करोगे तो कितना आ गया? 4/2, ये आ गया 2, है ना? तो इसकी भी 2 ही भाग आएगी। 2 कैसे? मान लो कि इसकी लेंथ आ गई आपके पास 0.4, तो इसकी 0.2 पाएगी, क्योंकि जब आप भाग करोगे तो 2 ही हुआ। समझ में? ये मतलब होता है रेशो का। ठीक है? तो जो रेशो इसका है, इस रेड लाइन का इस ग्रीन लाइन के साथ जो रेशो है, वही सेम रेशो इसका है। इस बहुलक के इस तरफ लेफ्ट वाले और इस बहुलक के राइट वाले, इन दोनों का भी रेशो वही सेम है। बात समझ में आ गई? ठीक है? अच्छा, अब हमें ये रेशो पता चल गया, ये रेशो हमें पता चल गया। अच्छा, 49.5 क्या था अपना? ये तो हमारा लोअर लिमिट नहीं था? याद हो तो, है ना? क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 49.5 को हमने लोअर लिमिट माना था, कहाँ गया? ये रहा। इसको हमने लोअर लिमिट माना था, एल था, है ना? और वैसे भी हमें पता है कि जो क्लास इंटरवल सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखता है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या मानते हैं? एल मानते हैं। ये हमारा एल हो गया, है ना? तो अगर मैं इसको देखूँ तो एल कोमा 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ये हो गया एक्स कोमा एल कोमा 0। ये क्या हो जाएगा फिर? आप कह सकते हैं सर ये अपर लिमिट है, यू कोमा 0 लिख सकते हैं, है ना? लेकिन इसको एक और लिख सकता हूँ ना मैं, इसको मैं एल प्लस एच लिख सकता हूँ ना, एल प्लस एच कोमा 0। आप कहेंगे ऐसा क्यों? एल प्लस एच कोमा 0 क्यों? अभी समझाते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे ये था, ये आपकी लोअर लिमिट थी, ये 59.5 को अपर लिमिट बोल सकता हूँ, और इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ एल प्लस एच, क्योंकि एच क्या है, इनके बीच का गैप। अगर मैं 49.5 में 10 जोड़ दूँ, 10 जो कि यहाँ पे गैप है, तो मुझे 59.5 मिलेगा। यानी इसको मैं एल प्लस एच भी बोल सकता हूँ। समझ में आ गई? इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? एल प्लस एच। वही मैंने यहाँ पे बोल दिया। ये हो गया हमारा एल कोमा 0, ये हो गया हमारा एल प्लस एच कोमा 0। कोमा 0 क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। ये हमारा रेशो हो गया। अब हमारे पास रेशो भी है, हमारे पास ये पॉइंट भी है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी है। इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हमारे पास रेशो भी है। तो आपको याद हो 7 चैप्टर में ऐसा ऐसा ही पढ़ा था भाई, जब हमें रेशो दे दिया जाए, याद है? एक लाइन होती थी, यहाँ पे रेशो दे दिया था, यहाँ पे पॉइंट दे दिया था, ये x1 y1 होता था, याद हो तो आपको x2 y2 होता था, है ना? हमसे ये पूछता था कि ये पॉइंट बताओ। तो हमें भी तो यहाँ पे यही चाहिए, हमें भी तो यहाँ पे इस बहुलक का पॉइंट चाहिए, हमें तो यही पॉइंट निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। विभाजन सूत्र बोलते थे ना, सेक्शन फॉर्मूला, है ना? तो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके मैं यहाँ पे बहुलक निकाल सकता हूँ। यानी जो बहुलक है वो एक प्रकार से सेक्शन फॉर्मूला से निकला है। समझे? अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से समझना, और पेन थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि सारा फिर आएगा नहीं ना यहाँ पे। देखो जी, अब लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे। मुझे क्या चाहिए? मुझे इस बहुलक की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे पॉइंट जो सा है ये कौन सा होगा? x, 0 होगा ना? यानी मुझे x की वैल्यू चाहिए, जो x की वैल्यू होगी वो बहुलक होगा हमारा, है ना? यानी x बराबर, या फिर मैं बहुलक लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुलक। बहुलक किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? m1x2 प्लस में m2x1 बाय में m1 प्लस m2। विभाजन सूत्र लगा दिया मैंने, ठीक है? अच्छा, m1 क्या है? m1 हो गया ये हमारा m1 है। तो m1 हो गया जी हमारा f1 माइनस f0 इंटू x2। x2 क्या है? x2 हम इसको बोलेंगे भाई, इसकी गुणा इसके साथ करते थे, फिर दूसरे वाले की गुणा पहले वाले के साथ करते थे, ऐसे तो करते थे।
है ना, यानी L प्लस H से मल्टीप्लाई करती है। प्लस में M2 क्या है, M2 अपने पास ये F1 माइनस F2 इनटू में X1 क्या है, X1 हो गया हमारे पास L, है ना। Y की वैल्यू तो हमें निकालनी नहीं, वैसे भी Y की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, ये देखो 0 ही है, ठीक है, क्योंकि वो x पे हो गया ना। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बारी ताकि समझाने में आसानी हो मुझे। बटे में M1 प्लस M2 इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो F1 प्लस F1 2F1 आ गया। अच्छा F और तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं, माइनस का F0 हो गया, माइनस का F2 हो गया, है ना। इनको जोड़ दिया मैंने, M1 प्लस M2 ऐसे ही तो करते थे, ये रहा, ठीक है। आपको याद, अब आपको ध्यान में आएगा कि बहुलक का जो फॉर्मूला था वो तो ऐसा ऐसा ही दिख रहा था, है ना, प्रॉपर वैसा ही निकलेगा जैसे अपना बहुलक का फॉर्मूला है। अब मैं और ज़्यादा करता हूँ इसको, ये हो गया। फिर F1 की L से मल्टीप्लाई कर लियो, F1L प्लस F1H माइनस F0L माइनस F0H, ठीक है, प्लस में F1 की L से कर लियो, F1L माइनस में F2H, बटे में क्या है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, जिसके साथ L लगा हुआ है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, उसमें से L निकाल लेता हूँ ना कॉमन। और किसके साथ है, एक और L होना चाहिए भैया, इसके साथ होगा क्या, F1L हो गया, F1H हो गया, F0L हो गया, हाँ ये रहा, इसके साथ L आएगा। मैं सोचू यार एक L और आएगा, मैंने निकाला हुआ है पहले, ये रहा F1 के L के F2 के L से, ठीक है ना। इन सारों में L कॉमन है, तो एक काम करता हूँ मैं L को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया F1, यहाँ पे F0, यहाँ पे F1, यहाँ पे माइनस का F2, ये बच गया। अच्छा अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन बताओगे, आप कहोगे जी H कॉमन है ना। अंदर क्या बच गया F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, बटे में क्या है, बटे में है 2F1 माइनस F0 प्लस माइनस का F2। अब ध्यान से देखो F1 प्लस F1 2F1 नहीं हो गया, तो एक काम कर दूं ना, मैं इसको ऐसे लिख दूं 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको मैं यहीं मिटा के लिख देता हूँ। यहाँ पर F1 प्लस F1 2F1 हो गया था ना, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो गया था ये, है ना। अब ध्यान से देखना, ये जो है इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर देते हैं, ये जो है ये इसके भी भाग में है और इसके भी भाग में है, यानी मैं इनको स्प्लिट कर सकता हूँ, अलग अलग करके भाग कर सकता हूँ। जब मैं अलग अलग करके भाग करूंगा, ये इसके भाग में लाऊंगा तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा L बचेगा, प्लस में जब यही इसके भाग में आएगा, क्योंकि स्प्लिट करा जा सकता है, देखो ऊपर अगर दो दो आपके पास क्या कहूँ इनको मैं पद कह देता हूँ, ऊपर दो पद है नीचे एक पद है, तो जब आप स्प्लिट करते हैं ना तो ये इसको भी भाग करता है, ये इसको भी भाग करता है। जब इसको भाग किया तो L बच गया, इसको जब भाग करेगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा H इंटू F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, और यही हमारा फॉर्मूला है किसका, बहुलक का। और यहाँ पे जो बहुलक है मैंने क्या कहा था कि जिसका x कोऑर्डिनेट होता है, जो x की वैल्यू होती है वो बहुलक होती है, ये हमारा बहुलक आ गया। तो ये जो बहुलक का फॉर्मूला है ना यहाँ से आया है, ये जो बहुलक का फॉर्मूला है ये यहाँ से आया है, बात समझ में आ गई। इस फॉर्मूले में और भी कुछ चीज़ें बताई जा सकती थी, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो आपके समझ में नहीं आएंगी, जो समझ में नहीं आएंगी तो बताने का फायदा क्या है ना। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से आया था, समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो कई जब पहली बार ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे पढ़ा ढूंढा, है ना, तो उस टाइम मुझे लगा कि यार, जब मैंने फॉर्मूला बुक में पढ़ा था तो उसी टाइम मुझे लगा कि ये जो बहुलक का फॉर्मूला है ना, हमें पता है कि बहुलक जो है वो इसके बीच में है, तो इसको ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसे अफेक्ट कर सकती है, मुझे ऐसा लगा था। फिर मुझे बाद में जब मैंने और थोड़ा सा सोचा और ढूंढा और टीचर से बात करी, है ना, तो फिर वहां पे मुझे बताया कि भैया ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुलक का मतलब ग्रुप डाटा में होता है कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे कहाँ जा रहा है ना। ग्राफ पे आप देखते हो बहुलक, बहुलक आप इसमें ऐसे बता ही नहीं सकते, जो आपका ग्रुप डाटा है इसमें बहुलक नहीं निकाला जा सकता, बहुलक सिर्फ आप ग्राफ से ही निकाल सकते हो। तो जब आप ग्राफ पे देख रहे हो ना, तो ग्राफ की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो डिपेंड करता है उससे पिछले वाली और उससे अगले वाली फ्रीक्वेंसी पे, है ना, क्योंकि इसी के हिसाब से फिर वो हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, उसी के हिसाब से वो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ वहाँ होगा, आगे पीछे होगा, यहाँ आगे पीछे होगा। समझ में आ गई, ये मतलब था इसका, बात समझे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डेरिवेशन तो मुझे सिर्फ बतानी ही थी, क्योंकि हमारा जो इस साल का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो मुझे पता है ना वो आपको पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा बेशक पता हो, मेरे से कम पता नहीं होना चाहिए, है ना। पहले पिछले साल जो था वो हमारा लक्ष्य था कि आसान से आसान भाषा में समझाना है,
है ना? कई चीज़ें मैं बताता नहीं था पिछले साल। अब ऐसा नहीं है, अब जो मुझे मालूम है वही आपको मालूम होना चाहिए, सीधी-सी बात है। ठीक, तो ये मतलब था। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हमने कर लिया बहुलक के फ़ॉर्मूले का डेरिवेशन और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल जो है हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 14.2। ठीक है? अच्छा, 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी इसका रीज़न था क्योंकि जब हम कोई बेसिक पढ़ाते हैं ना, तो बेसिक पढ़ाने में बहुत सारी चीज़ें पहले आपको खुद देखनी पड़ती हैं कि ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, है ना? और समझाने का एक तरीका बताना पड़ता है कि पहले क्या समझाना है, फिर क्या समझाना है, फिर क्या समझाना है, तो जो टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें थी। मेरे ख़्याल से मैंने सारी चीज़ें बता दी, 1-2 बातें रह गई जो मुझे बतानी लगता है ज़रूरी है। एक तो बात रह गई कि बहुलक को जो है बहुलक जो है वो जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। जो मोड शब्द है ना, ये फ्रेंच भाषा के शब्द से निकला था। मुझे इसका ध्यान नहीं क्या नाम था, मोडला करके कुछ नाम था, है ना? जो ये मोडला शब्द है, इसका मतलब होता है फैशनेबल। क्या मतलब होता है? फैशनेबल। हम कई बार बोल नहीं देते रियल लाइफ में कि भाई आजकल क्या फैशन में चला हुआ है, क्या ट्रेंड में चला हुआ है ना? तो वो भी तो एक प्रकार से हम किसकी बात कर रहे हैं? मोड की बात कर रहे हैं, बहुलक की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, वो अपनी रेडमी वाली कंपनी है, रेडमी जो फ़ोन बनाती है। रेडमी ही कंपनी का रियलमी ब्रांड है एक, दोनों ब्रांड हैं। अब रियलमी वाले फ़ोन ज़्यादा चल रहे हैं, तो रेडमी कंपनी के लिए बहुलक कौन-सा हो गया? रियलमी हो गया, जो शाओमी कंपनी है, शाओमी कंपनी दोनों चीज़ बनाती है। रेडमी भी बनाती पता नहीं यार कौन मैं कन्फ्यूज़ हो गया। रियलमी बनाती है, रेडमी बनाती है ना? तो रियलमी कंपनी वाला जो फ़ोन है वो ज़्यादा चल रहा है। तो एक प्रकार से रियलमी क्या हो गया? बहुलक हो गया, फैशन में आ गया, ट्रेंड में आ गया, ठीक है ना? तो हम भी बार-बार यूज़ करते हैं बहुलक का, लेकिन हम बहुलक शब्द का यूज़ नहीं करते। हम फैशनेबल बोल देते हैं, ट्रेंड बोल देते हैं, वो भी तो एक प्रकार से बहुलक हो गया। अब बहुलक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? बहुलक का इस्तेमाल अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा वैसे, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जो आप बिज़नेस में जब हम ये देखते हैं कि भैया कौन-सा माल ज़्यादा बिक रहा है, तो वो भी एक बहुलक का इस्तेमाल हो गया, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी बहुलक का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बहुलक जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी बताने की सबसे ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा नहीं देता, ये आपको सिर्फ़ गेस बताता है, आपको सिर्फ़ उसका तुक्का मरवाता है। तो एक प्रकार से जो बहुलक है ना, उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़्यादा नहीं किया जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं, जितना माध्य का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि माध्य का मतलब क्या है कि सबको बराबर-बराबर बाँट दें, तो एवरेज कितना आएगा? एवरेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना? बहुलक का बहुत कम होता है, माध्यक का थोड़ा-सा ज़्यादा होता है इससे। तो ये चीज़ें थी जो हमने आपको बतानी थी। एक बात और रह गई, बहुलक को रिप्रेज़ेंट करते हैं हम कैपिटल ज़ेड से, बहुलक को कैपिटल ज़ेड से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ठीक है? बहुलक निकालने का एक और तरीका भी है, वो इसी फ़ॉर्मूले को उन्होंने थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई कर रखा है D1 कर कुछ करके, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे, वो 11th में आप सीख जाएँगे। तो ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। अब आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी एक्सरसाइज़ है 14.2 उसके सारे क्वेश्चन्स को आप खुद ब खुद करें और आप कर सकते हैं, यकीन मानिए बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, सारे फ़ॉर्मूले लगा के करने हैं, लेकिन सिर्फ़ क्वेश्चन मत करना, ठीक है? अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, या अगर आपके पास ये ग्राफ पेपर है, तो आप हर एक क्वेश्चन का वो बनाना, आयतचित्र बनाना, मज़ा आएगा। अगर आप हर एक क्वेश्चन का आयतचित्र बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, तो आप पता कर पाएँगे अच्छा ये मतलब है, ये मतलब है। क्योंकि मैं सारी बातें नहीं बता सकता। कोई ना कोई मेरी बात रह ही जाएगी मुँह से, है ना? आपको खुद ब खुद सीखना भी पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग करना। अब मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता, लियो जी ये भी बात है, ये भी बात है। आपको खुद ब खुद करके देखना पड़ेगा। तो जो एक्सरसाइज़ है 14.2 इसके क्वेश्चन निकालिए सारे के सारे। क्वेश्चन निकालिए साथ-साथ में अगर हो आपके पास ये चार्ट हो, अगर चार्ट भी ना हो तो कोई बात नहीं स्केल से बना लो। आप हर एक का हिस्टोग्राम बनाइए। ये आयचित्र बनाइए। अगर आयचित्र नहीं बनाना आता, तो आप नेट पे चेक कर सकते हैं। बहुतों ने बना रखा है, पिछले साल मैंने भी बनवाया था, है ना? और ये फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए। फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ नहीं है, सिर्फ़ इनके 20 पॉइंट को जोड़ लो और ऐसे इनको मिला दो, है ना? और जुड़ने की सारी मिलनी चाहिए। रफ़ली बनाते हैं हम ऐसे, रफ़ली बना लो। इसका एक तरीका भी होता है प्रॉपर, मैथमेटिकल तरीका भी है इसका, लेकिन आप ऐसे रफ़ली बना लो एक बारी। F1 प्लस F2 प्लस F3 बटे में 3 ऐसे करके कुछ था, जिससे सारे पॉइंट पता चल जाते हैं कि कहाँ बनाना है। लेकिन आप ऐसे मत करो, आप सिर्फ़ ऐसे लो और ऐसे बना दो, ठीक है? तो आप पाएँगे कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इसकी तरफ झुकेगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इसकी तरफ झुकेगा। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है मान लो, तो जो इसका मिड पॉइंट है, जो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट वही होगा। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँ ये बात? 1 मिनट ये क्वेश्चन में समझा देते हैं, इम्पोर्टेंट थी। मान लो कि जैसे हमारे यहाँ पे 15 लिखा है ना? और लेट्स से कि यहाँ पे भी 8 लिखा होता, यहाँ पे भी 8 लिखा होता, तो जो हमारा बहुलक आता ना, वो इसका एवरेज आता। इन दोनों का मिड पॉइंट आता। क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई ना, तो जो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जो बहुलक है वो बीचों-बीच आएगा। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी थी? 12 थी, तो बहुलक जो है ना वो इसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा, यानी 59.5 की तरफ ज़्यादा जाएगा। अगर आप देखें तो बहुलक 56.5 है, 59.5 की तरफ ज़्यादा गया, ये मतलब था।
ठीक है? कल मिलते हैं फिर, बहुत हो गई सारी बातें और सारी चीज़ें बता दी मैंने, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैंने छुपाई हो, सारी बातें बता दी हैं। कल मिलते हैं फिर, ठीक है? थैंक यू।